जय श्री राम सभी को। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री बालाजी एकेडमी पर। तो कल हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस। अब इसका आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक है वह न्यूट्रिशन। When we walk or ride a bicycle, we are using up energy. Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body. The source of energy and material is the food we eat. अब जैसे हम कुछ भी काम करते हैं, सपोज करो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए। इन केस अगर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, कहीं सोया हुआ हूँ, तब भी मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की एनर्जी चाहिए अपनी स्टेट ऑफ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। बॉडी की जो इनर एक्टिविटीज़ होती हैं वो कंटिन्यूस प्रोसीजर में होती है, कंटिन्यूस वर्किंग होती है, तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? जो हम फूड खाते हैं उससे। फूड से हमें अलग अलग टाइप ऑफ एनर्जीज मिलती है। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, स्टार्च है, ये सारी चीज़ें हमें उनसे मिलती है। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? ठीक है, देखते हैं क्या है आगे। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स बट इट इज़ फुलफिल इन डिफरेंट वेज। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब की जनरल रिक्वायरमेंट होती है क्या? न्यूट्रिशन। लेकिन सबकी जो रिक्वायरमेंट होती है फुलफिल डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होती है। जैसे हम हैं, सब्जी, रोटी या और दाल वगैरह, चावल वगैरह, ये सब खाते हैं, तो इससे हमारी एनर्जी की नीड कंप्लीट होती है। और यही सारी की सारी जो नीड है वो जानवरों में, जैसे गाय में, सिर्फ और सिर्फ चारा खाकर या फिर घास खाकर ही कंप्लीट हो जाती है। उनको कोई अलग तरीके से न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि एक अच्छी ब्रीड का अगर आपको डेवलपमेंट करना हो तो वहाँ पर आपको एक अच्छी न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन नॉर्मल लाइफ के लिए उनको किसी भी तरह की कोई अलग से न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सब अलग अलग तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वे से अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं। Some organisms use simple food materials obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. These organisms, the autotrophs, include green plants and some bacteria. Other organisms utilize complex substances. These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. To achieve these, organisms use biocatalysts called enzymes. Thus, the heterotrophs survival depends directly or indirectly on autotrophs. Heterotrophic organisms include animals and fungi. अब लास्ट क्लासेस में आपने पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफ क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ क्या होता है, तो इसको एक बार रिवाइज कर। ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है जो अपना खाना खुद बनाता है। जैसे प्लांट्स है, तो प्लांट्स किसी से खाना लेते नहीं है, वो खुद ही खाना बनाते हैं और खुद ही उसको यूज़ करते हैं और दूसरों के लिए भी उसे अवेलेबल कराते हैं। तो प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफ। हीट्रोट्रॉफ क्या होता है? हीट्रोट्रॉफ वो होते हैं जो किसी दूसरे के बनाए हुए खाने पर डिपेंड होते हैं। जैसे हम एनिमल्स हैं, ठीक है, या फिर ह्यूमन बीइंग है, ये क्या करते हैं? ऑटोट्रॉफ ने जो खाना बनाया है उसको वो इनटेक करते हैं, तो हम क्या हो गए? हीट्रोट्रॉफ हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है? जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफ मतलब दूसरे के बनाए हुए खाने पर डिपेंड होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, ये दूसरे के बनाए हुए, मतलब एनिमल्स के द्वारा जो बनाया गया, प्लांट्स के द्वारा जो खाना बनाया गया है उस पर हम डिपेंड होते हैं। ऑटोट्रॉफ कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, जो कि आगे हम डिटेल में और पढ़ेंगे। अभी देखते हैं उस चीज़ को। पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Carbon and energy requirement of the autotrophic organism are fulfilled by photosynthesis. It is the process by which autotrophs take in substance from the outside and convert them into stored forms of energy. This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. ये हम कई क्लास से देखते आए हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है, फोटोसिंथेसिस होता क्या है। जनरली जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के, लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, आगे भी आएगा, जिन्हें हम स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा एक ओपनिंग होता है, जैसे हमारे घर में घर के अंदर एंटर होने के लिए दरवाजा होता है, वैसे स्टोमाटा एक डोर होता है। वहाँ से ही जो गैसियस एक्सचेंज या वाटर एक्सचेंज होता है वो क्रिएट होता है। जब स्टोमाटा को रिक्वायरमेंट होती है तो एनवायरनमेंट से वो क्या ले लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। साथ साथ में ज़मीन से उसकी रूट्स उसके पास क्या पहुंचाती है? पानी पहुंचाती है। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन हो गया, पानी हो गया, और आसमान से या फिर जो बाहर के एनवायरनमेंट से उसे एनर्जी मिलती है, किसके फॉर्म में? सनलाइट के फॉर्म में। तो इन चीज़ों को यूज़ करके वो क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है।
और उसको फिर स्टोर कर लेता है। और जैसे ही स्टोमाटा की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है, स्टोमाटा क्लोज हो जाता है, जो दरवाजा है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है। और carbohydrates are utilized for providing energy to the plant. We will study how this take place in the next section. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch, which serves as the internal energy reserves to be used as and when required by the plant. अब जितनी एनर्जी उसको, जितना खाना उसको बनाना है, वो उससे एक्स्ट्रा बनाता है। जितना उसको चाहिए उतना वो यूज़ कर लेता है, और जितना नहीं चाहिए उसे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि प्लांट्स सिर्फ अपने लिए खाना नहीं बनाता, दूसरों के लिए भी खाना बनाता है। तभी उसको हम तोड़ कर ला पाते ना, तोड़कर हम उसे यूज़ करते हैं। जैसे आम का पेड़ है, तो आम जो लगता है उसके लिए थोड़ी बना वो खाना, ठीक है, वो उसको हमारे लिए प्रोवाइड कराता है। तो वही चीज़ होती है कि प्लांट्स जो होते हैं खाना थोड़ा ज़्यादा बनाते हैं, जिसकी वजह से वो जितना उनको चाहिए उतना वो यूज़ कर लेते हैं, बाकी स्टार्च के फॉर्म में उसे स्टोर कर लेते हैं। A somewhat similar situation is seen in us, where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. वही हमारे अंदर भी होता है। हम जैसे सपोज करो कि जितना हमें खाना खाना चाहिए उससे ज़्यादा इनकेस अगर हम खा लेते हैं, तब वैसी कंडीशन में होता क्या है? वैसी कंडीशन में हमारे पास खाना जो है हम एक्सेस होता है, और वही एक्सेस खाना कहाँ पर स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन, जिसको हम फैट कहते हैं। आपके जो बेली होता है, बेली के आसपास जो होता है एरिया, उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा फैट जनरेट होने का रीज़न यही होता है। जैसे हम कोई इंसान मोटा होता है तो उसका पेट सबसे पहले मोटा होता है। उसका कारण क्या है? जो ग्लाइकोजन होता है फैट के फॉर्म में वहाँ पर स्टोर होता है। ठीक है। और जिसकी वजह से, और ये कब होता है? जब हम जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा खाना हम खा रहे हैं। ठीक है। और इन केस अगर मान लो कि कभी आप खाना नहीं खा रहे हो, तो हमारी बॉडी क्या करती है? उसी फैट को फिर ब्रेक करती है, और ब्रेक करके उसको खाने में यूज़ करती है, या फिर उसकी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब वही वजह होती है कि आप काफ़ी दिनों से अगर खाना नहीं खा रहे हैं ढंग से, तो आप पतले हो जाते हैं। उसका कारण क्या होता है? यही होता है कि बॉडी अपने इंटरनल सेल्स को खाना स्टार्ट कर, इंटरनल फैट जो हमने जनरेट किया था उसको खाना स्टार्ट कर देती है। ये जो आपकी आपकी स्क्रीन पर जो आपको एक ये दिख रही है इक्वेशन, ये इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर पूछी जाती है। चाहे हो सकता है आपको ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला पूछा जाए, हो सकता है आपको फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है वो पूछी जाए। किसी भी तरीके से ये इक्वेशन आपके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। देखते हैं। अब एक्चुअल में देखा जाए तो ये फोटोसिंथेसिस की ही प्रोसेस है। ठीक है, देखते हैं एक बार। देखो 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, और वाटर के 12 मॉलिक्यूल। वाटर के कितने मॉलिक्यूल? 12 मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है? जो एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है। पिगमेंट मतलब क्या होता है? जो कलर प्रोवाइडिंग सब्सटेंस होते हैं। जैसे सपोज करो आप जैसे खीर बनाते हो, तो खीर में एक कलर डालते हो हल्का सा, ठीक है, तो वो एक तरीके से पिगमेंट की तरह काम करता है। वैसे ही प्लांट्स के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, जो ग्रीन कलर प्लांट्स के लीव्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब सनलाइट, अब कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका कलर ग्रीन के अलावा कुछ होता है। जैसे मनी प्लांट देखो, तो उसमें येलोइश कलर के पैचेस होते हैं, या फिर वाइट कलर के पैचेस होते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनका पिगमेंट वैसा है। अब सनलाइट होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में ही ये काम होते हैं, क्योंकि प्लांट्स में फूड बनाने का काम सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है, उसके एब्सेंस में कभी भी नहीं होता। अब ये क्या करेंगे? C6H12O6 बनाएंगे। C6H12O6, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। जिसको हम क्या कहेंगे? ग्लूकोज कहेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। और उसमें से क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है, और वाटर भी रिलीज होता है। वाटर तो 12 थे, 12 मॉलिक्यूल्स थे, 12 मॉलिक्यूल्स में से 6 रिलीज हो गया, ऑक्सीजन रिलीज हो गया। इस तरीके से प्लांट्स जो होते हैं ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करते हैं। जनरली हम ये बचपन से पढ़ते आए हैं कि जो प्लांट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को गेन कर रहे हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस ऐसे होता है। यहाँ देखो आप, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लिया गया और वाटर को लिया गया,
और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाया गया। ग्लूकोज क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी। कल भी मैंने बताया था ग्लूकोज क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी। और ऑक्सीजन वहां से रिलीज हो गया और वाटर भी रिलीज हो गया। और ये जो वाटर रिलीज होने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन। जैसे हमारे जो पानी के सोर्सेज है, वाटर सोर्सेज है, वहां से पानी जो उड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? इवोपरेशन कहते हैं। तो ये ट्रीज से जब पानी उड़ेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसपायरेशन कहेंगे। Let us now see what actually happens during the process of photosynthesis. The following events occur during this process. अब photosynthesis की प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। Let us now absorption of light energy by chlorophyll. सबसे पहले तो आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए एनवायरनमेंट से लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब होगा क्या? जो लाइट एनर्जी वहां से आई उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। किस एनर्जी में? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड और जो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर स्प्लिट किया जाएगा। स्प्लिट मतलब छिड़काव करना, वो किया जाएगा। स्प्लिट मतलब एक तरीके से ब्रेक करना होता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक किया जाएगा। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये 3 प्रोसेस आपकी होती हैं। सबसे पहले लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, उस लाइट का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का स्प्लिटिंग होता है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होकर क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ ना, उसमें से कार्बोहाइड्रेट बन गया, कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ गया तो क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट बन गया। दीज स्टेप्स नीड These steps need not take place one after the other immediately. For example, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. अब जरूरी नहीं है कि ये जो आपकी प्रोसेस हो रही है कंटिन्यूसली एक ही साथ हो, कि मतलब कार्बन को ले लिया और तुरंत ही खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता। जैसे आपके घर में राशन आता है तो क्या सारे राशन से एक ही बार में खाना बन जाता है? नहीं, आपकी मम्मी थोड़ा थोड़ा करके हर रोज खाना बनाती। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होता कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका खाना जो है एक ही बार में बन रहा है, धीरे धीरे वो चीज़ें प्रोसेस में होती है। तो जैसे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? इवनिंग टाइम पे या फिर नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और दिन में फिर खाना बनाते हैं, क्योंकि जब तक आपको फोटोसिंथेसिस नहीं मिलेगा, जब तक आपको लाइट नहीं मिलेगी, जब तक आप खाना बना ही नहीं सकते। ठीक है, लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द अबोव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, स्टोमाटा जो हमने देखा था वो एक्चुअली होता है, ये देखो पोर्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, आप उन्हीं को आप क्या कहते हो? स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पर आपको पोर्स दिख रहे हैं, ये वाले जो आपको पोर्स दिख रहे हैं ना, ये स्टोमाटा होते हैं। ठीक है, वो वही होते हैं। और गार्ड सेल वगैरह क्या होते हैं? जो इनको बंद करने के लिए होते हैं। ठीक है, स्टोमाटा एक्चुअली अगर देखा जाए उसका स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस तरह का होता है, सेम के बीच के आकार का होता है, ये इस तरह का, जब वो फूला हुआ होता है। और जब उसे बंद होना होता है तब वो कुछ इस तरीके का हो जाता है। ये ओपन होता है तब की बात है, और ये क्लोज होता है तब की बात है। ठीक है, तो जब उसके अंदर उसको ओपन होना होगा तब क्या हो जाएगा? इसमें पानी भर जाएगा, पानी भर जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा, और जब क्लोज होना होगा तो पानी निकल जाएगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से स्टोमाटा आपका वर्क करता है। If you carefully observe a cross section of leaf under the microscope shown in figure 5.1, you will notice that some cells contain green dots. These green dots are cell organelles called chloroplast which contain chlorophyll. ठीक है, अगर आप इसको देखोगे, क्या नाम है, लीफ को अगर आप अंडर द माइक्रोस्कोप देखोगे तो आपको ग्रीन डॉट्स देखने को मिलेंगे। वो क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जहाँ एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ये तो आपने देखा ही होगा, लीव्स हम देखते ही हैं। तो ये होती है आपकी मिडरिब। मिडरिब मतलब जो बीच वाली जो डंडी होती है उसको मिडरिब कहते हैं हम, ये वाली। ठीक है, ये उसकी छोटी छोटी और जो होती हैं उनको वेन्स कहते हैं। और लेमिना मतलब होता है जो लीफ का पूरा स्ट्रक्चर होता है उसको हम लेमिना कहते हैं। ठीक है, और फ्लोएम और जाइलेम क्या होता है?
तो फ्लोएम का मतलब होता है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम का मतलब होता है जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से होता है? रूट से लेके लीफ तक होता है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है? लीफ का होता है। तो लीफ रूट्स का होता है। तो रूट क्या करेंगे? रूट से लेके उसे लीफ तक ट्रांसपोर्ट करेंगे, क्योंकि खाना बनाने का काम तो लीफ का होता है, इसलिए लीफ तक उसे उस पानी को पहुंचाया जाएगा। और जो फूड होता है, फूड लीफ में बना है, तो लीफ से लेके बाकी सारे प्लांट के जो पार्ट्स हैं वहां तक फूड को पहुंचाया जाता है। तो जनरली अगर देखा जाए तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन डाउनवर्ड टू अपवर्ड होता है, और लीफ का ट्रांसपोर्टेशन सब जगह होता है, अपवर्ड भी होता है। मान लो कोई लीफ ऐसी है जो पेड़ के बीचों बीच है, तो वो ऊपर भी ट्रांसपोर्ट करेगी, नीचे भी करेगी, जहां जहां रिक्वायरमेंट होगी वहां वहां वो ट्रांसपोर्टेशन करेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये जो ग्रीन डॉट्स आपको दिखते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये देखो, ये ग्रीन डॉट्स आपको दिख रहे होंगे शायद, ठीक है। तो ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, और स्टार्च इसके अंदर होता है। तो इसी का एक एग्जांपल आपको, एक्टिविटी आपको दी गई है जो हम पढ़ते हैं। टेक अ पॉटेड प्लांट विथ वेजिटेबल वेरिएटेड लीव, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट और कॉटन्स। कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप, ठीक है। अब उसे क्या करना है? आपको एक डार्क रूम में रखना है। अब डार्क रूम में रखने का मतलब एक प्लांट लेना है, ट्री नहीं लेना, एक प्लांट लेना है। उसे 3 दिन तक डार्क रूम में रखना है। डार्क रूम में रखने का कारण क्या होता है कि जैसे जनरली हमें खाना नहीं मिलता तो हमारी बॉडी क्या करती है? हमारे जो बॉडी के अंदर फैट के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसी को यूज़ करती है। वैसे ही लीफ के अंदर भी होता है। जब लीफ को खाना नहीं मिलेगा, खाना कैसे मिलेगा? उसे आप न्यूट्रिशन प्रोवाइड करोगे, उसे सनलाइट प्रोवाइड करोगे तो उसे खाना मिलेगा। लेकिन आपने डार्क रूम में यानी अंधेरे रूम में आपने उसे रखा है तो उसे तो कोई खाना मिलेगा नहीं। तब वैसी कंडीशन में लीफ क्या करेगी? अपने ही जो स्टार्च अवेलेबल था उसी को खाना स्टार्ट कर देगी, उसी को एज अ फूड यूज़ करना स्टार्ट कर देगी, तो उसका सारा स्टार्च जो होगा वो खत्म हो जाएगा। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours। आपने पहले क्या रखा? अंधेरे कमरे में रखा। उसके बाद उसे आप बाहर लाकर कहाँ रख दोगे? जो सनलाइट है वहां रख दोगे। Pluck a leaf from the plant, mark the green areas in it and trace them on a sheet of paper। अब आपको क्या करना है? उस लीफ को तोड़ना है और उसके जो ग्रीन एरियाज हैं उनको मार्क करना है। मार्क इन द सेंस, आपने क्या किया? एक सेम ड्राइंग बनाया उस लीफ का जहाँ किसी एक पेपर पर, और ड्राइंग बनाकर जहाँ जहाँ आपको ग्रीन कलर का स्पॉट दिख रहा है वहाँ पर आपने वहाँ मार्क कर दिया। डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स, और एक गर्म खौलते हुए पानी में उसे आपको रखना है उस पत्ते को। एंड आफ्टर दिस इमर्स इट इन बीकर कंटेनिंग अल्कोहल, और उसके बाद एक बीकर लेना है जिसके अंदर अल्कोहल होता है, उस अल्कोहल वाले बीकर में उसको डाल देना है। केयरफुली प्लेस द अबो बीकर इन अ वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल, और फिर उसे क्या करना? वाटर बाथ के अंदर रखना है और उसे तब तक गर्म करना है जब तक वो अल्कोहल जो है बॉयल होना ना स्टार्ट हो जाए। अब ऐसा क्यों? आप डायरेक्ट गैस पर क्यों नहीं रख सकते? डायरेक्ट गैस पर रखोगे तो ये हो सकता है कि अल्कोहल तुरंत ही उड़ जाए या फिर उसमें आग लगने के चांसेस होते हैं, इसलिए वाटर बाथ में डबल बॉयलर जिसे हम कहते हैं उस तरीके से उसे बॉयल करना है। Carefully place the above beaker in a water bath and heat till the alcohol begins to boil. What happens to the color of the leaf? What is the color of the solution? ठीक है, अब आपको देखना है कि जो लीफ का कलर है वो क्या है और सॉल्यूशन का कलर क्या है। नाउ डिप द लीफ इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब क्या करना है? आयोडीन का एक सॉल्यूशन लेना है और डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या फ़र्क होता है वो लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था। डाइल्यूट का मतलब होता है कि जिसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा हो। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है जिसके अंदर उस केमिकल की मात्रा ज़्यादा हो। Observe the color of the leaf and compare this with the tracing of leaf done in the beginning. What can you conclude about the presence of starch in various areas of the leaf? ठीक है, अब यहाँ से हमें कंक्लूड करना है कि भाई क्या उसके अंदर है, ठीक है, किस तरीके से। तो हमने एक बार मैं वापस से रिकैप कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने देखी। सबसे पहले हमने उसे डार्क रूम में रखा, डार्क रूम में 3 दिन तक रखा। उसके बाद उसे हम सनलाइट में लेकर आए, वहाँ पर रखा, और उसके बाद फिर हमने उसको गर्म खौलते हुए पानी में रखा। पहले उसका हमने एक डायग्राम बना लिया कि कहाँ कहाँ पर उसके ग्रीन स्पॉट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद उसका हमने एक डायग्राम बनाने के बाद हमने उसे गर्म पानी में डाला। गर्म पानी से डालने के बाद उसको अल्कोहल में डाला। अल्कोहल में डालने के बाद उसे अल्कोहल में गर्म किया जब तक अल्कोहल बॉयल ना हो जाए। उसके बाद फिर उसे आयोडीन के सॉल्यूशन में डाला। तो ये सारी प्रोसेस हमने करी। अब आगे देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस उसके अंदर हुए होंगे। नाउ
Let us study how the plant obtains carbon dioxide. In class 9, we had talked about stomata, which are tiny pores present on the surface of the leaves. Massive amounts of gases exchange takes place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis. But it is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of stems, roots and leaves as well. Okay? Since large amounts of water can also be lost through these stomata, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. The opening and closing of the pore is a function of guard cell. The guard cells swell when water flows into them and causing the stomata pore to open. Similarly, the pore closes if the guard cells shrink. ठीक है, अब होता क्या है कि जो वाटर होता है वो तो रूट से लिया जाता है, वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो रूट्स के थ्रू होता है, बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो सनलाइट है वो कहाँ से, लीव्स के थ्रू लिया जाता है। तो ये होता है आपका स्टोमाटा। ये वाला जो सरफेस आपको दिख रहा है वो आपका होता है स्टोमाटा। ये सरफेस आपका स्टोमाटा होता है और इनको हम कहते हैं गार्ड सेल। ये दो आपके गार्ड सेल होते हैं। जब इसे ओपन होना होता है, ओपन इन द सेंस कि जब उसे खाना बनाना है, तब वो क्या करेगा, इन जो गार्ड सेल्स के अंदर पानी भर देगा। गार्ड सेल्स के अंदर पानी भर देगा तो ये क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे और फूल कर ऐसे ओपन। अब देखो ये ओपनिंग दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ओपनिंग हो गया। ठीक है, अब जब खाना, और ये आपके क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट आपको दिख रहे हैं, ग्रीन ग्रीन स्पॉट्स जो दिख रहे हैं। अब जैसे ही खाना बन गया, मतलब जो फूड है वो बन गया, बनने के बाद क्योंकि अगर वो खुला रहेगा तो बहुत सारा पानी वहाँ से वेस्ट हो जाएगा, उस पानी को बचाना भी तो है। तो वैसी कंडीशन में इस गार्ड सेल में से पानी जो है रिलीज हो जाएगा और ये श्रिंक हो जाएगा और इस तरीके से हो जाएगा। तो डोर मतलब बंद हो गया। अब डोर जब बंद हो गया तब क्या होगा कि वहाँ से पानी का जो ट्रांसपायरेशन है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ से रिलीज नहीं हो पाएगा। नहीं तो क्या होगा, पानी पूरा निकल जाएगा और लीव्स के पास पानी नहीं बचेगा। फिर समझ में आए? तो इस तरीके से खाना बनता है। जब प्लांट्स को खाना बनाना होता है तो वो अपने गार्ड सेल को ओपन करता है। ओपन करने के बाद क्या, अपने स्टोमाटा पोर जो है उसको ओपन करेगा। ओपन करेंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर चला जाएगा और दूसरा कि जो लाइट है वो भी वहाँ से अंदर, हालांकि वो तो वैसे ही रहती है, वो अंदर चली जाएगी। और उसके बाद वो अपनी प्रोसेस करेगा फोटोसिंथेसिस की। प्रोसेस करने के बाद उसमें से जो भी वाटर है, ऑक्सीजन है, वो बाहर निकल जाएगा। जैसे ही ये काम कंप्लीट हो गया वैसे ही ये गार्ड सेल्स जो हैं, आपके स्टोमाटा पोर है वो बंद हो जाएगा और ये प्रोसेस यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। अब उसके बाद फिर वो उसे अलग अलग पार्ट तक पहुंचाने का काम करेगा। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है स्टोमाटा के अंदर या फिर फोटोसिंथेसिस के अंदर। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। सभी को जय श्री राम। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।